हेलो एवरीबॉडी। मैं शकुंतला। जैसे अरविंदा जी ने इंट्रोडक्शन किया ही है। मैं साथी से हूँ। आप सबको पता होगा कि जैसे भाऊ ने भी एक बैकग्राउंड महाराष्ट्र का रखा है। तो हम कुछ बातें, मैं और स्वप्निल, अर्बन के बारे में रखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अ, देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली अब तक इंडिया में 3 करोड़ लोगों को कोविड हुआ है। और फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में करीबन 4 लाख डेथ्स हुए हैं। और मेरे को लगता है कि शुरुआत से, मतलब जब से ये पेंडेमिक आया है, तब से हमने वर्किंग क्लास की जो हालात है वो देखे हैं। मतलब मीडिया ने भी उसको फोकस किया। और एक्चुअली मतलब मीडिया को करना ही पड़ा फोकस। जिस तरीके से हमारे प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर हजारों किलोमीटर चलते गए, ये हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। और बहुत भयंकर हाल हुए वर्किंग क्लास के। लेकिन वो रुके नहीं। अगर हम ये बात अप्रैल में 2020 की करते हैं, तो ये बात अब तक चल रही है और ये आगे शायद और कई साल तक चलेगी। क्योंकि लॉकडाउन होते गए और ये लॉकडाउन में मतलब बड़े बड़े लोगों के रोजगार गए, बहुत बड़े लोग के बिजनेस से हाथ धो बैठे ये लोग। और ये ऐसी परिस्थिति में वर्किंग क्लास का हाल तो और भी बहुत बेकार है। जो भी छोटे मोटे काम धंधे कर रहे थे, वो बहुत सारे मोटे पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए हैं। और इसके चलते ऑटोमेटिकली, मतलब एक साइड ये रही कि घर में 2 वक्त का अनाज नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात ये थी कि कोविड जिस तरीके से मतलब मंडरा रहा था सर में, और बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोगों की भी डेथ्स हुई है। क्योंकि फर्स्ट वेव में शुरुआत मतलब मिडिल क्लास ने ये पेंडेमिक लाया भी हो महाराष्ट्र में। लेकिन शुरुआत तो वर्किंग क्लास में ही हुई। और इसके चलते अब देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के कुछ अच्छे कदम ये रहे, कुछ एक दो स्कीम्स अनाउंस की। लेकिन वही मुद्दा होता है कि जब स्कीम्स अनाउंस होती है तो ये मतलब नीचे के तबके तक जाती है क्या? और अगर नहीं जाती है तो हमारे जैसे लोगों का काम बनता है कि इसका अवेयरनेस करें और लोगों तक पहुंचाए। तो ये ध्यान में रखते हुए, और दूसरा हम देख रहे हैं कि इस साल वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चल रहा है। और लेकिन शॉर्टेज बहुत है। और मतलब यहाँ पर पुणे में वैक्सीन बनी है, लेकिन पुणे के लोगों को नहीं मिली। महाराष्ट्र के लोगों की तो बात ही नहीं बनती और देश के लोगों की नहीं बनती। और हम देख रहे हैं कि उसका किस तरीके से बिजनेस हो रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में ठीक ठाक वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट में इसका बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। वैक्सीन के टप्पे रहे, मतलब कुछ फेजेस रही है जिसमें ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, उसके लिए नेट चाहिए, और वो आपको पता होना चाहिए कि आपको इस टाइप का इस टाइम पे बुकिंग करना है। तो ये जाहिर है कि ये वर्किंग क्लास में नहीं होगा। और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा अफवाह, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा। तो ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए हमने 15 मई 2021 से पेशेंट्स एडवोकेट ये प्रोग्राम की शुरुआत की। ये प्रोग्राम हमने पुणे के 2 संस्था और संगठन के साथ शुरू किया। एक जो है सीफार, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च, और दूसरा जनवादी महिला संगठन। ये महिलाओं के मुद्दे के ऊपर काम करते हैं। तो एक्चुअली हमने 8 पेशेंट्स एडवोकेट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम एआरडी के चलते हम सिर्फ 4 पेशेंट्स एडवोकेट की बात यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि
स्वप्निल स्लाइड आगे बढ़ाइए प्लीज। स्वप्निल, हाँ सिस्टर। नहीं आप बहुत ज्यादा आगे गए। स्लाइड नंबर 3 पे आइए। स्लाइड नंबर 3, थर्ड। ओके, थर्ड पे जाइए। हाँ ठीक है, अब ऐसे भी दिखेगा तो चल जाएगा, मेरे को लगता है कि अगर कोई दिक्कत आ रही हो। ओके, तो ये हमारे 4 पेशेंट एडवोकेट है, वैशाली, पूर्णिमा, कांचन एंड श्वेता। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सीफर एंड जनवादी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको पुणे का पुणे सिटी का मैप दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर हमने व्हाइट जो स्क्वायर किए हैं उसमें हमारे 4 पेशेंट एडवोकेट अभी काम कर रहे हैं। ये चारों पेशेंट एडवोकेट बस्तियों से बिलोंग करते हैं, जो शहर की कह सकते हैं यरोड़ा, जहां पर यरोड़ा है, एक शहर की बहुत बड़ी बस्ती है, वहां से हमारे 2 पेशेंट एडवोकेट है। और उसके करीब में ही विश्रांतवाड़ी एंड देन कोंडवा। तो ऐसे हमारे 4 पेशेंट एडवोकेट यहाँ पर काम करे। पुणे का अगर अंदाजा लिया जाए तो 15th वार्ड ऑफिस है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर चलते हैं। तो ये 15 में से हमारे पेशेंट एडवोकेट अभी 2 एआरडी के पेशेंट एडवोकेट 2 वार्ड ऑफिस के अंडर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, पेशेंट्स एडवोकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ये तय की थी कि एक तो जो साथी ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि ये पेशेंट एडवोकेट हमारे लिए नए हैं और इन्होंने कभी हेल्थ के बारे में काम नहीं किया है, तो जाहिर है कि इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी था। तो हेल्थ राइट्स यहाँ से लेकर कोविड का साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड देन टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी था, जैसे स्कीम्स हो या कौन से हेल्पलाइन को फोन करना है, कहाँ पर पहले अप्रोच करना है, अगर बिल ऑडिट का करना है तो कहाँ जाना है। तो इसके बारे में हमने पेशेंट्स एडवोकेट को ट्रेनिंग दिया। स्वप्निल प्लीज नेक्स्ट। नहीं, आप ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, एक्चुअली इसके पहले का स्लाइड था। ठीक है, चलो मेरे को लगता है कि कुछ टेक्निकल एरर है स्वप्निल के पास, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हमने करीबन 15 ट्रेनिंग्स पेशेंट्स एडवोकेट को दिए, जिसमें से डॉक्टर अरुण का जिक्र हुआ था, उन्होंने कुछ 1-2 ट्रेनिंग ली, और डॉक्टर अभिजीत मोरे इन्होंने पेशेंट्स एडवोकेट के साथ ट्रेनिंग्स की। उसके बाद ट्रेनिंग्स के बाद आगे फेज आती है कि ये पेशेंट्स एडवोकेट करेंगे क्या। तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम बस्तियों में किए। एक ये रहा कि वैक्सीन बुकलेट, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वर्किंग क्लास में अफवाहें बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे मामा के ससुर ने वैक्सीन लिया और वो एक्सपायर हो गया, तो पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन ये अफवाह इतनी इतनी स्पीड से फैलती है कि कोई जाने ना। तो इस टाइप की अफवाह, या तो वैक्सीन लेने के बाद ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर अनंत फड़के एंड डॉक्टर विद्या बा, इनका जो वैक्सीन बुकलेट है वो हमने प्रिंट किया, और घर घर जाकर युवा कार्यकर्ताओं के पास जाकर, वहां के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नगर सेवक, वहां जाकर, महिला मंडल होता है, आंगनवाड़ी होता है,
यहाँ तक ये चारों पेशेंट एडवोकेट ने 1000 बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 400 डायरीज मैंने लिखा है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि पेशेंट्स डायरी नाम का एक साथी का प्रकार पब्लिकेशन है जो पॉकेट डायरी टाइप होता है, और उसमें पुणे शहर की हमारे एक सामान्य आम पेशेंट के लिए जो भी जानकारी जरूरी है वो वहां उसमें रखी है, टेलीफोन नंबर से लेकर एड्रेस तक। और हेल्पलाइन पोस्टर, साथी का एक हेल्पलाइन भी चला इसमें इस दौरान चल रहा है, तो ये हेल्पलाइन पोस्टर का कैंपेन भी इन्होंने किया है। स्वप्निल नेक्स्ट। ये हमारे पेशेंट्स एडवोकेट ने कॉर्नर मीटिंग्स ली। कॉर्नर मीटिंग्स आप शायद बस्तियों का स्ट्रक्चर जानते हो, तो एक गली में करीबन 18-20 घर होते, तो गली के स्टार्टिंग में या एंड में रुको तो लोगों को बुलाओ तो लोग एक गली में जुट जाते और आ जाते। तो ऐसे कॉर्नर मीटिंग्स करीबन 20 एरियाज में की गई, और उसमें दो महत्वपूर्ण चीजों की बात हुई, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बढ़िया स्कीम है शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना, जिसमें 1 लाख के अंदर जिनका इनकम है, जो इनकम सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, और जो पुणे के रेसिडेंट है, इनका एक कार्ड निकाला जाता है फैमिली का, और इसमें अगर 1 साल में कोई भी बीमार हो तो उसका 50% बिल पीएमसी कर देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण स्कीम रही जो लोगों को पता नहीं है। और दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जिसमें जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ 1-2 चीजें अच्छी की, जिसमें ये रही कि ये पहले लोअर इनकम फैमिलीज के लिए था, लेकिन कोविड के पीरियड में इन्होंने ये सब एमपीजेवाई टू ऑल महाराष्ट्र सिटीजन के लिए कर दिया। स्वप्निल नेक्स्ट। शहरी गरीब का जो मैंने जिक्र किया इसके पहले, उसमें हमारे पेशेंट्स एडवोकेट ने एक इनिशिएटिव लिया और लोगों के साथ उन्होंने ये बातें रखी, लोगों के सामने उनको अवेयर किया, और करीबन अभी 22 फैमिलीज है जिनका लिस्ट किया गया और उनको गाइड कर रहे हैं हमारे पेशेंट एडवोकेट। और एक ये जो आपके सामने फोटो दिखाई दे रहा है, तो एक फैमिली का ये कार्ड निकाला है हमारे एक पेशेंट एडवोकेट ने। नेक्स्ट। एक महाराष्ट्र सरकार ने 2020 मई में एक नोटिफिकेशन निकाला कि प्राइवेट अस्पताल के 80% बेड के ऊपर रेट कंट्रोल होगा, और ये रेट कंट्रोल के बारे में ये नोटिफिकेशन एक्सपांड होते गए और अभी भी चल रहा है। और बकायदा 1 जून 2021 में और भी मतलब इकोनॉमी परिस्थिति के चलते महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों की एरियाज की इकोनॉमिक परिस्थिति के चलते उसका कैटेगरी किया है, और वो एक अच्छा नोटिफिकेशन, अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये 80% बेड्स का जो रेट कंट्रोल था, उसमें एक चीज ये रही कि 1,50,000 के ऊपर जिनका बिल आता है उसका ऑडिट होगा, और ये ऑडिट वहां के पीएमसी के अंडर होगा, या तो जिला परिषद के अंडर होगा, या तो नगर पालिका, जो भी वहां पर सिस्टम है उनके अंडर होगा। तो पुणे में एक हमको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हुआ, साथी का जो हेल्पलाइन है उसके चलते हमने एक केस। और स्वप्निल आगे का स्लाइड बढ़ाइए। और उसमें से हमने हमारे लिए एक सक्सेस रहा, बहुत ही गरीब पेशेंट का ये करीबन 2,19,000 बिल था, और उसमें से हमने ऑडिट किया, हमने अधिकारियों के साथ फॉलोअप किया, प्राइवेट अस्पताल के साथ बातचीत की, बकायदा वो मान्य नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ डिबेट होने के बाद 83,000 का रिफंड मिला।
और ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही। और फिर इसका ये साथी कोविड हेल्पलाइन का हिस्सा है, इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ और बाद में हमने हमारे पेशेंट एडवोकेट्स को भी ये बताया। और फिर हमारे 2 पेशेंट्स एडवोकेट ने 6 पेशेंट्स का जो ओवर चार्जिंग था तो उनके बिल इकट्ठा किए, उसका हमने ऑडिट किया और वो कॉरपोरेशन को भेज दिया। उसमें से करीबन 4 पेशेंट एडवोकेट के बिल ऑडिट होके आए और ये पुणे के साथ ही पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका है, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो वहां के इलाके के ये पेशेंट्स थे और करीबन 5,42,000 इतना रिफंड एक अस्पताल को किया गया। जाहिर बात है कोई अस्पताल ऐसे मान्य नहीं करेगा कि भैया हाँ हमने ओवर चार्जिंग किया है और ये लो आप अभी हम आपके पैसे लौटा दे। तो जब पेशेंट ये लेटर लेकर गए तो एकदम ये हुआ कि नहीं ये तो गलत ऑडिट हुआ है, आपने गलत बिल सबमिट किए और जाओ हम नहीं देंगे और आपको जो करना है वो करो, हम ये जवाब अब कोर्ट में ही देंगे। तो ये लड़ाई चल रही है और देखेंगे अभी आगे जाकर क्या होता है। यही सब पेशेंट्स एडवोकेट के। वो 5 लाख सब एक ही पेशेंट का रिफंड था? अरविंदा, वो 5 लाख रुपए का रिफंड वो पूरा एक ही पेशेंट का था या चार पेशेंट्स मिलाकर 5,42,000। हाँ, तो अभी हमने 21 जून को एक फिजिकल यहाँ पर कोविड का मतलब केसेस कम हो रहा है, तो फिर हमने ये एक बहाना बनाते हुए सबसे मुलाकात की, मीटिंग की, रिव्यू प्लानिंग किया और आगे जाकर क्या करेंगे इसका भी प्लानिंग हुआ। और दोनों ऑर्गेनाइजेशन सीफार एंड जनवादी महिला संगठन दोनों के सीनियर साथी भी हमारे साथ रहे, पूरे पेशेंट्स एडवोकेट साथी के सीनियर लोग साथ में रह के ये एक अच्छी मीटिंग हमने की। स्वप्निल स्लाइड आगे बढ़ाइए प्लीज। और अभी देख रहे हैं फ्यूचर में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जितना अब तक एक्सपीरियंस रहा, मतलब मेरे को लगता है कि 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए लेकिन एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि वर्किंग क्लास में काम होना बहुत जरूरी है और वो हमारे पेशेंट्स एडवोकेट कर रहे हैं। थैंक यू। स्वप्निल, आपको कुछ जोड़ना है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी। एक है जो पेशेंट एडवोकेट है हमारे बस्ती में काम कर रहे हैं। अवेयरनेस जो अभी के बस्तियों में बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग है वैक्सीनेशन के बारे में, तो बस्ती में जाकर पेशेंट एडवोकेट अवेयरनेस कर रहे हैं। मगर क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बुक करने के लिए बोला है कोविन ऐप पे जाके, तो वो लोगों को जो बस्ती में लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है। तो हमारे पेशेंट एडवोकेट उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनको बताना कि कैसे करना है, क्या करना है, स्लॉट्स कब बुक होते हैं, ऐसे पेशेंट एडवोकेट्स अवेयरनेस के थ्रू काम कर रहे हैं। उसके बाद जो कि शोकू ने बीच में जिक्र किया कि शहरी गरीब योजना जो कि पीएमसी के लिए यहाँ पे है, ऐसे 2 पेशेंट थे कि जो 3-4 साल से किडनी का ऑपरेशन डायलिसिस चल रहा था उनका, और एक जो ब्लड की बैग है वो वैसे जो डायलिसिस करने के लिए जाते हैं तो हमको 3,000 रुपए तक पड़ता है। मगर जो शहरी गरीब कार्ड है उनका, जो पेशेंट के पास था उनको पास वो शहरी गरीब कार्ड था और उनको मालूम नहीं था कि वो कैसे यूज करना है या क्या करना है। तो हमारे पेशेंट एडवोकेट्स ने उनको बताया कि जब तुम ये ब्लड के बैग लेने जाते हो तो शहरी गरीब कार्ड से लेते हो तो आपको हाफ प्राइस में यानी कि 1,500 रुपए में आपको ये मिलेगा। तो और उनको बहुत खुशी हुई
जो पेशेंट थे उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने उनके साथ जो हॉस्पिटल में थे उनके सबको बताया कि इस पेशेंट एडवोकेट स्थाई की वजह से मेरा ये 1,500 रुपये बच गया। तो जो 2 साल से मैं 3,000 रुपये पर बैग के लिए देती थी मगर अभी 1,500 में मिल रहा है। तो वो बहुत से लोग तो है, मुझे क्यों है पता नहीं चलता है, पर आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है। नेटवर्क इशू आ रही है आवाज? आवाज तो आ रहा है, मे बी जरा धीरे बोलना क्योंकि कुछ एको है। अभी आ रहा है? हेलो, बोलिए स्वप्निल भाई। हाँ। तो जो शहरी गरीब कार्ड का थे लोगों को मालूम नहीं था, तो पेशेंट एडवोकेट ये काम कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के स्कीम है और जो पीएमसी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कीम है तो अवेयरनेस कर रहे, और जो वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को रजिस्ट्रेशन करना और उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके लिए उसके बारे में बातें, ऐसा पेशेंट एडवोकेट्स काम कर। Thank you. Thank you. Thank you, Shaku and Swapnil. So we want to open up some time for questions. I just, like to highlight two of the amazing achievements that they have shared. First, on the broad level of the whole concept of the help desk and the patient advocate, Hemraj closed by saying that now the government has accepted these programs, and they no longer see this as a thorn in their side or like a headache, like why are these people here, but rather have recognized these as a human resource. So I hope the day comes when the government will be supporting monetarily as well as just not just accepting but actually instituting these help desks. I mean, you will also always need somebody to advocate for the patient, but some of these systems to make it easier for people to access these government schemes, to get the maternity benefit, to get the vaccine, to register for the vaccine, all of this stuff is something that they should be doing, and it's a little bit sad that we have to praise them for recognizing that the help desk is something good for them and not an obstacle. But I just like to say it's a huge achievement. I mean, this is something that Sati has been trying to do for years, if not decades, and unfortunately it took a pandemic to make the government accept that they need help, and so building on this, I think that's what we're going to go into when we talk about the health rights campaign momentarily. But I just want to allow a few minutes for any questions about the hospital-based help desks. There was a question in the chat, I think, from someone who joined late. Yes, these help desks are situated in the rural hospitals. In the urban setting, it's more of a patient advocate who goes into the community door to door, as Shaku and Swapnil explained. And the other remarkable thing is this hospital giving a hospital actually accepting that they overcharged a patient and being hauled out to audit the bill, and even this question of identifying how do you know whether your bed fell into the 80% rate regulated bed. I think there was a certain amount of dependence on that, on the confusion, so that rate regulation would never become a reality. But thanks to the patient advocate, these kinds of schemes and these kinds of regulations have a real impact, that you can measure with rupees, right? Somebody getting a refund of 83,000 rupees on their hospital bill. It certainly would have sent a shockwave through the system. It certainly would have made patients more confident in seeking healthcare and asserting their rights. So that I just wanted to recap from these two presentations. So yes, please raise your hand. I already थैंक्स बाबू और शकू, आपने बढ़िया तरीके से बताया। मेरा प्रश्न यह था कि जो गांव में हेल्प डेस्क है
कितने लोग वो हेल्प डेस्क को मतलब हॉस्पिटल आने से पहले कांटेक्ट कर रहे हैं गांव से ही, और कितने परसेंटेज लोग, आपने कहा कि शायद मुझे अभी नंबर याद नहीं, अबाउट 40,000 पीपल ने या ऐसे कुछ बड़ा फिगर था जिसने हेल्प डेस्क का यूज किया, उसमें से कितने परसेंटेज इनिशियल कॉल गांव से ही किए और कितने परसेंटेज हॉस्पिटल आने के बाद हेल्प डेस्क को पहुंचे? ये परसेंटेज अभी तो निकाला नहीं है हमने और एक्चुअली बहुत हेल्प डेस्क को जो लोग अप्रोच हुए हैं उसके बाद लोगों ने कॉल करना शुरू किया, और आउटरीच का जो हमारा काम है उसमें वहाँ से जब हमने अवेयरनेस किया तब कुछ लोगों ने, मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि कॉल काफ़ी कम है, कुछ कुछ जगह ज़्यादा दिखते हैं, और जहाँ सिटी एरिया है, जहाँ अस्पताल है, रूरल हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ से ज़्यादा वो प्रचार प्रसार होता है, वहाँ आजू बाजू के इलाके में वहाँ से कॉल आए हैं वो ज़्यादा। लेकिन हम ये बता नहीं सकेंगे कि ये कॉल रूरल से कितने हैं और उसके बाद कितने, ये हम नहीं बता पाएंगे। और इसमें एक बात है कि लोग ज्यादा करके फिजिकल मीटिंग थ्रू लोगों हेल्प डेस्क कार्यकर्ता को मिलना और उससे बात करके उसका जो क्वेश्चन है वो रिजॉल्व करना या उसके बारे में मालूमात लेना, इसमें ज्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ जी। क्योंकि फोन पे या इसमें ज्यादा ये नहीं होता कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता उनको। सही मतलब मोस्ट ऑफ द कॉल्स मतलब मोस्ट ऑफ द कांटेक्ट हॉस्पिटल आने के बाद हेल्प डेस्क प्रोवाइड कर रहा है। राइट। और जैसा आपने मतलब बताया कांटेक्ट ज्यादा है। हाँ, हेल्प डेस्क कांटेक्ट ज्यादा है। और जैसे आपने बताया क्योंकि ये कांटेक्ट अभी हो रहा है, इसके लिए फ्यूचर में भी अभी हेल्प डेस्क के लिए बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है हॉस्पिटल में ना, इवन फॉर मैटरनल एंड अदर बेनिफिट। या मतलब डिमांड तो है, लोगों को बहुत मदद होती है इससे कि क्योंकि जो काम हॉस्पिटल ने करना चाहिए वो काम हेल्प डेस्क के कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक से सही इंफॉर्मेशन देना, सही डॉक्यूमेंटेशन बताना और सही मतलब उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए वहां तक पहुंचाना, ये काम हेल्प डेस्क का कार्यकर्ता करता है। और स्कीम के बारे में भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, मतलब आधार कार्ड लिंक नहीं है, बैंक खाता लिंक नहीं है, फोन नंबर लिंक नहीं है, उसके बाद एएनसी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, उसके बाद उनके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि एमपीजेवाई के लिए ये हम ऑरेंज रेशन कार्ड चलता है वो नहीं है समझो, या उनके पास जो उनकी इनकम है वो इनकम में बैठते नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे उनको प्रॉपर गाइडेंस करना, और ये एमपीजेवाई के तहत और पीएमजेवाई के अंतर्गत आरोग्य मित्र एक ऑलरेडी पोस्ट है अस्पताल में, तो उनसे जो उम्मीद की जा सकती है ना कि इन्होंने मदद करनी चाहिए स्कीम के बारे में, तो होती नहीं है। तो हमारे अपने जो हेल्प डेस्क के एक्टिविस्ट जो है कार्यकर्ता है वो उनको सही बात बताते हैं कि भैया, फिर आरोग्य मित्र जो उनके साथ उनको जो उनके साथ डायलॉग करते कि ये आदमी है, इसको ऑपरेशन करना है लेकिन ये स्कीम में बैठता है, तो इसको क्या क्या मदद होगी। तो हेल्प डेस्क के एक्टिविस्ट के कारण क्या होता है कि वो सही ढंग से मदद मिलना शुरू हो जाता है, नहीं तो बहुत बार क्या उनको उड़ा देते कि नहीं ठीक है ऐसा ये लाओ और फिर वो लोग चले जाते। बहुत बार ऐसा भी होता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो एमपीजेवाई की स्कीम उसका बेनिफिट लेना है तो वहाँ के जो आरोग्य मित्र है उसके साथ बात करना, उसको बताना कि ऐसा ऐसा पेशेंट भेज रहे हैं हम, उसको आप मदद करिए, वो लिंकअप करने का, कोऑर्डिनेशन करने का काम भी ये होता है। और हेल्पलाइन की जो बात है, क्या होता है कि जब पेशेंट आता है तो उसको पेशेंट को कार्यकर्ता वो नंबर देता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ फोन करिए, तो इस ढंग से हेल्पलाइन चलती है। और जिन लोगों को फील्ड में पता है, पैम्पलेट बांटे हुए कि फोन करना है, तो ज्यादातर फोन किस बारे में आते हैं, मैंने बताया कि वैक्सीनेशन के बारे में काफी फोन आते हैं, और कोविड सेंटर के बारे में आते हैं, ऑक्सीजन, और जो लोकल लोग हैं वहाँ के तो वो उनको बेड अवेलेबल है कि नहीं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन अवेलेबल, ऐसे कुछ फोन आ रहे हैं। तो हेल्पलाइन, हमें पता है कि हेल्पलाइन जो है वो उस ढंग से
जो हम एज्यूम कर रहे हैं या हमको लगता है कि इस ढंग से हेल्पलाइन चलेगी, तो वैसा नहीं है। वो फॉलोअप के लिए भी उपयोगी है वो हेल्पलाइन, कि किसी को एमपीजीआई के बारे में गाइडेंस किया और बताया यहाँ जाना चाहिए, फिर उसको वापस कॉल भी करते कार्यकर्ता कि आप गए थे क्या, क्या दिक्कत आई, फिर वो बेनिफिशियरी जो भी कुछ है वो लोगों को फिर हेल्प डेस्क को फोन करके मदद लेता है। इस ढंग से टू वे मतलब कनेक्शन है, वो सिंगल वे नहीं है सिर्फ। भवन शकू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रिव्यू रहा, वेरी मच अप्रिशिएट। नमस्ते। एक सवाल था मेरा ऑडिट के बारे में। तो जो शकू ने बताया कि ऑडिट करवाते हैं, लेकिन जहाँ पे अपने एक्टिविस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, या ऑडिट के लिए किसको लोग अप्रोच करना चाहिए, और कैसे प्रोसेस होती है यहाँ पे? सपोज कोई पेशेंट है जिसको ये सोशल वर्कर से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, तो वो लोग कहाँ जाएं और किसको कांटेक्ट करें? क्या होता है नॉर्मली? हाँ, हेलो डॉक्टर विजय। हेलो। तो हाँ, एक्चुअली देखा जाए तो मतलब बहुत कठिन परिस्थिति है। एक तो हम जैसे लोगों का कहना है कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अगर आप कोई स्कीम्स डिक्लेयर करते हो तो उसका अवेयरनेस भी उतना ही होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जोरदार तरीके से होना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता, और इम्प्लीमेंटेशन की बात ही कुछ और है। तो एक मतलब सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो टीवी चलता है और टीवी पे कितनी सारी बेजरूरी चीजें चलती है, तो ये टीवी के माध्यम से भी बता सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। एक अब ये मैं दूसरा मतलब साथी का दूसरा जो एक फ्रंट चल रहा है हेल्पलाइन का, उसके बारे में बता रही। हेल्पलाइन का एक सक्सेस स्टोरी जब आया, 83,000 का रिफंड मिला, तो उसका हमने काफी अवेयरनेस किया, क्योंकि हमारा यही मुद्दा था कि लोगों तक ये मुद्दा पहुंचा और लोग उसका डिमांड करें। और हमने, मेरे को लगता है कि पुणे के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, मतलब न्यूज़पेपर के जो ज्यादा खपत है, जो न्यूज़पेपर की सकाळ, लोकमत, पुढारी, महाराष्ट्र टाइम्स, इन सबके एडिटर्स के, हाँ, तो एक पोस्टर कैंपेन भी किया, और ये पोस्टर कैंपेन में पुणे के करीबन 185 to 190 अस्पताल में, प्राइवेट एंड पब्लिक, ये पोस्टर वहां पर पेस्ट किए, पेड़ में टंगाए, गेट पे लगाए, क्योंकि कई अस्पताल ने डिनाई भी किया, लेकिन ये वहां तक गए। तो ये हमारा एक छोटा इनिशिएटिव रहा, क्योंकि पीएमसी एंड पीसीएमसी, ये दो कॉरपोरेशन मिलाकर करीबन 65 to 70 लाख पॉपुलेशन है पुणे का। तो वही है कि कठिन है ये परिस्थिति, इतने लोगों तक पहुंचना। डन। क्या पेशेंट्स डायरेक्टली, शकू, क्या पेशेंट डायरेक्टली किसी सपोज अपने जेडपी के पास या पीएमसी के पास डायरेक्टली जा सकते हैं पेशेंट्स, और बोल सकते कि हमारा बिल ज्यादा हो गया है और हमें इसका ऑडिट करवाना है? हाँ, एक्चुअली पीएमसी एंड पीसीएमसी पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पीएमसी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये दोनों का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। मतलब कल की ही बात है कि एक गुंजकर अस्पताल है जो पेशेंट के लिए हमने गाइड किया था, उसका 1,05,000 ओवर चार्जिंग था। वो ऑडिट करके हमारे हेल्पलाइन के कार्यकर्ता है, डॉक्टर अभिजीत, स्वप्निल और मैं, तो हमने वो पेशेंट को गाइड किया और वो अस्पताल से 90,000 रुपीज वापस मिले। ये दूसरा केस है, 83 प्लस ये 90,000। तो ये चीजें हो रही है, और इसके पहले भी मैंने बताया कि कुछ अस्पताल नहीं कर रहे, तो ये पीसीएमसी एंड पीएमसी दोनों ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएमसी ने तो कौन से अस्पताल में कौन ऑडिटर है उनका नाम और नंबर भी पब्लिश किया था,
मैं फिर से वही बात बोल रही हूँ कि ये जब सरकारी आदेश निकलते हैं, सरकारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकलते हैं या कोई भी सर्कुलर निकलता है, तो ये मतलब लोगों तक नहीं पहुंचता, नीचे के तबके तक नहीं जाता। लेकिन ये बात है कि अगर हम कुछ बस्तियों में कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ युवाओं को ये अगर बात बताएंगे तो शायद इसका बहुत फायदा होगा। थैंक यू। Thank you, Shaku.